जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया काफ़ी लंबे समय के बाद में आज फिर से आपकी क्लास को मैं रिज्यूम करना चाह रहा हूँ, वापस से शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और हमने जस्ट इससे पहले एक क्लास देखी है और लगभग आज से 10-12 दिन पहले, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम जो सीरीज़ चला रहे हैं वो रीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं। जो आपके पास में फरवरी में जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी को हमको कहा गया है। ठीक है, तो अब ज़्यादातर हम लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न सॉल्व करना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट भी समझेंगे, साथ में प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप पहले से हमसे जुड़े हुए हो और हमारे पिछले वीडियोस जो हमने 2-3 साल पहले, 2 या 3 साल पहले लगभग हमने रिकॉर्ड किए थे, वो आपने देखे हैं अगर, तो आपको लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है और काम की चीज़ है, और वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिएगा। पसंद का मतलब है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी को शेयर कर सकते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में कमेंट के लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिएगा, तो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने, जो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिछली क्लास में हमने 7 प्रश्न देख लिए थे। ठीक है, कितने प्रश्न देख लिए थे? क्वेश्चन 7 हमने देख लिए थे। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं कि आज का शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न, लेकिन वैसे उस सीरीज़ का 8वां प्रश्न हमने शुरू किया है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, जो पहली यूनिट है आपकी। ठीक है, चलिएगा, तो हम बात कर लेते हैं, टॉपिक के लिख लेते हैं 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, उससे संबंधित जो भी प्रश्न है हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो 7 प्रश्न हमने देखे हैं। 8वां क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें की बात करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो 0/a होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो, पूर्ण संख्या है तो 0/, आपके पास में 0/a होगा। 0/a होगा। 0/a क्या होगा? ऑप्शन ए था आपका पास में, ऑप्शन ए दिया हुआ था a ही आएगा, ऑप्शन बी दिया हुआ था 0 आएगा, और ऑप्शन सी था आपके पास में 1 आएगा, और ऑप्शन डी था अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां। सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, और जिसका सोल्व मेरे कहने से पहले सोल्व आपका हो जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आपका सॉल्व हो गया होगा, है ना। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, जिनका सॉल्व हो गया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिएगा, जिनका नहीं हुआ है वो देखते हैं क्या कह रहा है। कि यदि a कोई पूर्ण संख्या है, पहली बात हमने वैसे बात कर रखी है पूर्ण संख्या के बारे में, लेकिन अगर हो सकता है कि किसी ने पिछली क्लास ना देखी हो और इसी क्लास से कंटिन्यू कर रहा हो, तो पूर्ण संख्या का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि भाई पूर्ण संख्या का क्या मतलब है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, ध्यान समझना, कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, लिख लीजिएगा, कहाँ से? 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जो चलती रहती है जो संख्याएं, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ठीक है, कहाँ से? 0 से प्रारंभ होकर, 0 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाए। ठीक है, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के, हम लोग इसको W से लिखते हैं, W बराबर हम लोग लिख दें 0, 1, 2,
3, ऐसा करते हुए कहाँ तक जाएं संख्याएं? जो संख्या अनंत तक जाती हो, 0 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या है ना, 0 एक पूर्ण संख्या है। अब 0 में भाग लगाना है। ध्यान सुनना कि a कोई पूर्ण संख्या है तो 0 में अगर हम लोग a का भाग लगाएं, यानी कि ध्यान समझिएगा कि अगर मैं 0 में ध्यान क्या कह रहा है कि 0 में हम लोग भाग लगा दें a का, तो क्या होगा? ध्यान सुनिएगा कि अगर मैं 0 में a का भाग लगाऊं, ठीक है, 0 में किसका भाग लगाऊं? a का, तो हमेशा 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे केवल 0 को छोड़ करके। ध्यान सुनना, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी जो नहीं है, कि जो a का मान जो है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए कभी भी। लेकिन चलो ठीक है, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 में a का भाग दें, है ना, यदि a कोई पूर्ण संख्या और अगर 0 में a का भाग देंगे तो हमेशा तो 0 ही आएगा। कब? जब a जो है वो 0 नहीं होगा तब। a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 0 कोई संख्या है, उसमें अगर a का भाग दें, a का भाग देने का मतलब है कि समझना, और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि 0 में अगर मान लो मैं 1 का भाग दूंगा तब भी 0 आएगा, 0 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तब भी 0 आएगा, और अगर 0 में मैं 3 का भाग दूं तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ तो हमेशा आपका 0 ही आ रहा है, लेकिन एक जगह आकर के दिक्कत आ जाती है। कहाँ दिक्कत आती है वो समझिएगा। अगर 0 में मैं किसका भाग लगा दूं? 0 का भाग लगाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपरिभाषित हो जाएगा। थोड़ा सा इसने क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि यदि a कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होने वाली, इसका मतलब a की जगह आप 0 भी रख सकते हैं और बाकी संख्या। तो अगर मान लो मैं बाकी संख्या रखूँगा तो 0 ही आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने क्या लगा दिया, नीचे a की जगह 0 रख दिया, तो क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि भाई a का मान आपको 0 नहीं रखना है, तो आंसर ये आएगा। और अगर ये कहता है भाई a का मान आप 0 रख सकते हो, तो आपका आंसर ये आएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने दोनों बातों को क्लियर कर रहा हूँ। अगर a का मान 0 को छोड़ करके तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना, मतलब नीचे की संख्या अगर 0 नहीं है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन अगर नीचे की संख्या 0 हो गई तो वो क्या बन जाएगा? अपरिभाषित होता है, मतलब ऐसी कोई दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट डिफाइन बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिएगा, इसको लिख लीजिएगा, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस प्रश्न के बारे में। अच्छा प्रश्न था, ठीक है, लिखिए और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 258, है ना, 258 इंटू 96 प्लस 258 इंटू 4 का मान बराबर है, 4 का मान बराबर है, ऐसा प्रश्न कह रहा है कि 258 इंटू 96 प्लस में 258 इंटू 4 का मान बराबर है। किसके बराबर है? ऑप्शन ए दे रखा है इसने 2580, ऑप्शन बी दिया हुआ है 258 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 25,800 और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपके पास में 100। ठीक है, ये प्रश्न है, सॉल्व कीजिएगा इसको। चलिए, है ना, अब सॉल्व कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इजी है प्रश्न। हाँ, ध्यान देखिएगा। और प्रश्न देख कर ऐसा लगेगा कि हम तो कैलकुलेटर का उपयोग कर लेंगे। मैं वापस से कह रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करना है ना, बिल्कुल सरल तरीके से। अब आपके पास में 2 रास्ते, ध्यान सुनिएगा। अब 2 रास्ते, एक रास्ता ये कि 258 में 96 का गुणा करो, फिर 258 में 4 का गुणा करो और फिर जोड़ लो।
ये थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा, बात को समझिएगा। एग्ज़ाम इसलिए नहीं कि आप गुणा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप कितना स्मार्ट तरीके से काम को कर सकते हो उस बात का एग्ज़ाम है। वापस से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस बात का है कि आप गुणा आपको आता है कि नहीं आता, उसका ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं है ना। गुणा तो सब लोग करेंगे ना, मोबाइल से ही करने हैं, कैलकुलेटर से ही उपयोग करना है, लेकिन आप कितने स्मार्ट तरीके से, कितने एडवांस तरीके से सोच पाते हो, उस बात का एग्ज़ाम है ना। तो अब ध्यान समझिएगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि 258 का गुणा करना है 96 में, फिर जोड़ना है 258 इंटू 4 का। तो अब दोनों को ध्यान से देखो, कॉमन क्या नज़र आ रहा है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ध्यान देखिएगा, प्रश्न हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि 258 का गुणा 96 में है प्लस 258 का गुणा 4 के साथ में है। तो अब ये दोनों अलग अलग भाग है और बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। बीच में कौन सा निशान है, प्लस का। इससे हमें फ़ायदा, जब गुणे में कोई चीज़ होती है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 258 इस वाले में भी है और 258 इस वाले में भी है, तो इस दोनों से हमने 258 को कॉमन ले लिया, 258 को हमने बाहर ले लिया। अब अंदर क्या रह गया, 258 बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया आपका 96। फिर ये प्लस का निशान 258 हमने कहाँ ले लिया, बाहर ये ले लिया है ना, 258 को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे। तो क्या बच गया आपके पास में, 4 बच गया। तो अब ध्यान से देखो, 258 इंटू में 96 और 4 कितना हो गया, 100। तो आपका आंसर बन जाएगा 25800, यानी कि ठीक है कितना, 25,800, 25,800। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन सी हो गया। बात समझ में आएगी नहीं है, कितना जोरदार प्रश्न था रहे, है ना। कि हम सोचेंगे ऐसा प्रश्न गुणा करेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं, है ना। हमें एक अप्रोच बदलनी है, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना है कि किस प्रकार से प्रश्न सोल्व करना है। लिखिएगा इसको, अगले प्रश्न में बढ़े, जल्दी से लिखो इसको। चलिएगा, लिख लिया होगा अब तक तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 986 इंटू 151 प्लस 986 इंटू 251 प्लस 986 इंटू 123 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है कि 986 इंटू 151 प्लस 986 इंटू 251 प्लस में 986 इंटू 123 और इसके बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। ध्यान देखिएगा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, इसका ऑप्शन दे रखा था इसने, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए था 56175, ऑप्शन बी दिया हुआ था 517650 और ऑप्शन सी दिया हुआ था 451750 और ऑप्शन डी दिया हुआ था 489650। ये ऑप्शन दिए गए थे, है ना। सीधा प्रश्न है वैसे, लेकिन आपको गुणा करना देखोगे तो इतना बड़ा गुणा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम किस प्रकार से करते हैं वो इम्पोर्टेंट। ध्यान से देखिएगा इसमें। देखो 986 है, इंटू में फिर से 151 है, फिर प्लस का निशान 986 इंटू 251, फिर 986 इंटू 123। तो अब हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करना है आपको, जो कॉमन आ सकता है हम लोग बाहर ले लेंगे। 986 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया भाई, 986 इसमें भी था, 986 इस प्लस के बाद वाले में है, इस प्लस के बाद वाले में 986 है, तो हमने इन तीनों से कॉमन ले लिया, 986 बाहर ले लिया, तो ये बाहर चला गया, क्या बच गया 151,
फिर ये प्लस का निशान है, प्लस। अब 986 हमने क्या कर लिया है, बाहर ले लिया। अब ऐसा नहीं कि बार बार बाहर ले, कॉमन लेने का मतलब इन तीनों में से जो एक जैसा था उसको बाहर ले लिया है, ठीक है। तो अंदर बच गया 251, फिर लास्ट में क्या रहेगी आपका 123। तो इनको जोड़ेंगे, है ना, तो 986 इंटू 151, 251 और 123, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, अब आपको जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा हो इकाई अंक को इकाई से जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब अगले वाले को, है ना, दहाई हासिल तो था नहीं, 2 से आपके पास में यहाँ पर कितना है, 2 से 5 जोड़ लिया, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 का 2, हासिल कितनी 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 और आपके पास में 2, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल कितनी आपके पास में 5, तो कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कितना हो जाएगा 525। ध्यान से देखिएगा, वापस से हमने क्या किया है, जोड़ा है केवल और कुछ नहीं किया। अगर जोड़ नहीं आती है तो आप ऐसा कर लेना, कैसे 151, 251, 123, ठीक है, 5, 12 का 2 हासिल 1, है ना, 4 और 525, तब भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, अब क्या करेंगे, अब गुणा करना। हाँ, अब गुणा करना ही पड़ेगा, अब गुणे की और ऑप्शन नहीं है, अब गुणा करना पड़ेगा। वैसे हम लोग दो एक चीज़ और होती है, लेकिन हम लोग, मैं आपको उसमें उलझाऊंगा नहीं। सिंपल तरीके से गुणा कर लेना है कि 986 में 525 का गुणा करना है। किसका, 986 में 525 का गुणा कर लेना है, ठीक है। तो ये गुणा तो आपको आना चाहिए और आता भी होगा मेरे हिसाब से। तो चलिएगा, देखो ध्यान से, हम क्या करना चाह रहे हैं कि 986 में 525 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। पूरा गुणा तो क्या करना, 6 × 5 6 5 30, हासिल कितनी 3, 8 5 40, 40 और 3 43, हासिल 4, 5 9 45 और 4 49, इंटू यहाँ पर कितना 2 का गुणा 6 में करेंगे 12, हासिल 1, है ना, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। फिर 5 का गुणा फिर करेंगे तो 4 9 3 0, जब इनको अगर जोड़ते हैं तो 0 5 और 9 और 6, तो 650 जहाँ दिख रहा है, 650 2 में दिख रहा है, आगे जो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हासिल 1 हो गई आपके पास में, तो यहाँ पर हो गया 10 और 3 7 17, ठीक है। हासिल 1 10 और 1 11 और 1 51 76 50, 51 76 50 ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है, 51 76 50। क्लियर है ना। तो ये आपको गुणा आना चाहिए, ये मैंने आपको करके बताया इसलिए है ताकि किसी को ये भी नहीं पता है ना, बहुत बार ऑफलाइन बैच में प्रॉब्लम होती है, तो वो सब देख करके ही मैं बता रहा हूँ भाई, ये मुझे बताना पड़ रहा है, तो मैं बता दिया। जिसको आता थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, ठीक है, लिख लो इसको फिर आगे बढ़े। चलिएगा, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अभी आज के हमारे पास में 3 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ध्यान देखिएगा, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 196 प्लस 197 प्लस 198 प्लस 199 का योगफल कितना होगा, का योगफल है कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दे रखे थे, ऑप्शन ए में दिया हुआ था 700, बी में दिया हुआ था 900, सी में दिया हुआ था 800 और डी में दिया हुआ था
1000। ठीक है, आपके सामने ये प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 196, 197, 198 और 199 का योगफल कितना होगा, और ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है वैसे, लेकिन आप ध्यान से देखना इसमें कि ऐसा नहीं कि आप सर कैसे जोड़ेंगे, आप करना क्या है, इस 1 को लास्ट वाले को उस वाले के साथ में जोड़ लें, है ना। 1 को किसके साथ जोड़ लोगे, 199 के साथ में, तो आपको दिख जाएगा सर 200 हो गया। फिर 2 को जोड़ लोगे किसके साथ में, 198 के साथ में, तब भी कितना हो जाएगा, 200। फिर 3 को जोड़ लोगे किसके साथ में, 197 के साथ में, तब भी कितना हो जाएगा, 200। फिर 4 को जोड़ लोगे 196 के साथ में, तब कितना हो जाएगा, 200। बात खत्म। 200 कितनी बार आ रहे हैं, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 200 4 बार आ रहे हैं, तो 4 दूने 8, तो आपका आंसर बन जाएगा 800। इनको जोड़ोगे तो बोलो कितना बन जाएगा, 800 बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, सीधी सी बात हो रही है, इसमें कोई अलग से बहुत बड़ा मेहनत हमको करने की आवश्यकता नहीं है। लिखो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिएगा, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। हाँ, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11 प्रश्न हो गए हैं, 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है। अब थोड़ा अच्छे प्रश्न है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, कौन सी है, ऑप्शन ए दिया हुआ, इसमें से ढूंढना आपको 0, ऑप्शन बी जो है वो 1, सी जो है वो 2 और डी जो है वो 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। थोड़ा सा अगर इसको प्रश्न को और इसको इंटरेस्टिंग बनाते, इसको -2 कर लो, है ना। इसको क्या कर लो, -2 कर लो, और इसको कर लो -1 कर लो। ये लो, अब प्रश्न को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन गया, है ना। क्वेश्चन ऑप्शन चेंज कर दिया अपन ने, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने पहला जो प्रश्न आज का हमने बताया था, वो बात करी थी हमने पूर्ण संख्या के बारे में। बोलिए किसके बारे में बात करी थी हमने, पूर्ण संख्या के बारे में बात करी थी। और पूर्ण संख्या क्या होती, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर के इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक जाती है, जो अपने चैनल का नाम है इन्फिनिटी, है ना। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। डब्लू का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं, आप बोलेंगे सर जो 0 से प्रारंभ होती है। 0 से कौन सी, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते हुए अगर हम जाएं, कहाँ तक जाएं, तो अनंत तक, इनफाइनाइट तक अगर जाएं, तो ये आपके पास में पूर्ण संख्या है। तो अब इनमें सबसे छोटी कौन है, शुरू ही कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही, तो सबसे छोटी कौन है, 0। अगर वैसे लाइन पर देखोगे 0 से भी छोटी संख्या तो -1 है, इससे भी छोटी कौन है, -2, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो पूर्णांक में जाते हैं। अभी हमको केवल क्या चाहिए, पूर्ण। पूर्ण का मतलब है आपके होल नंबर्स, है ना। तो सबसे छोटी कौन है, तो आप कहेंगे सर 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12वां आपका कंप्लीट है, लिख लो इसको, आगे बढ़े फिर, है ना। क्वेश्चन 12 कंप्लीट हो गया है आपका। चलिएगा आगे बढ़े, थोड़ा सा और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करें, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करें, 90 डिवाइडेड बाय 0, है ना, कि 90 में 90 में अगर मैं भाग लगा दूं 0 का तो क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए था 95
ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 0/95 और ऑप्शन डी था अपरिभाषित। ऑप्शन डी था अपरिभाषित। ठीक है, ऑप्शन डी क्या था? अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं, 90 में मैं किसका भाग लगाऊं? 0 का, है ना। एक ऑप्शन को आपको कर देना था 0 के इसकी जगह 9 कर दो, सबसे बढ़िया, है ना। एक ऑप्शन का 9 कर दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते इस प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो 95, ठीक है, 95 क्यों लगाएं? 90 ही लगाते हैं ना, इसको भी थोड़ा सा और करेक्शन करो, 90 कर लो। ठीक है, दो भी ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा सीधा करवाता जाऊंगा। देखो टाइपिंग मैंने किसी और से करवाई तो हो सकता है ऑप्शनों में, तो मैं अपने हिसाब से ऑप्शन को थोड़ा सेट करूंगा ताकि आपको ध्यान में आ जाए, है ना। तो वो प्रश्न भी मेरे ही बनाए हुए हैं, 90 में मुझे भाग लगाना 0 का। अच्छा सुनो, एक कंडीशन क्या हो सकती है जिसको नहीं पता हो, ध्यान सुनना, पूरी बात को समझना, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर जिसको नहीं पता हो, है ना, तो अगर जिसको नहीं पता हो वो 90 में भाग लगाएगा किसका? 0 का। फिर उसको अगर नहीं पता उसको 0 से 0 क्या कर लेगा? काट देगा। तो कितना बच गया? 9। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं है? इसका आंसर 9 तो नहीं बनेगा। ठीक है, 1 बन गया है आपके पास में, एक जगह अपन 0 कर देना था, 90 9। ओके, 1 को हटाते हैं अपन और अपन करते हैं यहाँ पर 0 कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा, और ऑप्शनों को थोड़ा सा ठीक है अपन इसके साथ सेट कर देना। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा कि 90 में अगर 0 का भाग लगाएंगे तो 9 तो नहीं आएगा। अगली बात, है ना, ध्यान सुनना, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या कौन सी? कोई भी संख्या, और अगर उसमें 0 का भाग लगाते हैं, है ना, ये नोट करके लिख लेना, है ना, नोट करके लिख देना कि कोई भी संख्या हो और उसमें अगर 0 का भाग लगाएंगे तो हमेशा, है ना, हमेशा क्या हो जाएगा आपका? अपरिभाषित होगा। हमेशा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा आपको अनंत वाला शब्द लिखा हुआ मिल सकता है ना। अपरिभाषित को कभी कभी किससे, है ना, हमको अनंत वाला शब्द भी मिल सकता है। अगर ऐसा है तो हम लोग जाएंगे इसके ऊपर, अगर नहीं है तो हमेशा आपको क्या करना है? अपरिभाषित ही करना है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में क्या इसके बारे में डिफाइन नहीं, वास्तव में अपरिभाषित ही होता है और यही एकदम करेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं लोग, इसको लिख देते हैं, है ना। अगर ये नहीं है तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, अगर है ये भी है और ये भी है तो आप अपरिभाषित पर ही जाने का है। क्लियर है बात? चलिएगा, कब किस संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा आपका? अपरिभाषित ही होगा, मतलब ऐसा कोई चीज़ विद्यमान नहीं होती है। लिख लें इसको, आगे बढ़े इसको, है ना। चलिएगा, हाँ, अब स्क्रीनशॉट भी अपन ले लेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं ताकि इसका अगले पे पहुंच जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 की बात करें। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और ऑप्शन दिए गए थे। क्या ऑप्शन दिए गए थे कि 510 201। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया था 510 और 501। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया था 510 बराबर 201, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न था। ठीक है, देखिए ध्यान से कि आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर हो सकता है, देख करके बताइएगा, है ना। देख करके बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन। चलो
हम बात करते हैं कुछ संकेतों की बात कर लेते हैं। एक बार संकेतों को समझ लेते हैं कि संकेत क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, क्या समझते हैं एक बार के संकेत हमसे क्या कहना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ताकि और चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ध्यान देखिएगा, है ना। देखिए एक संकेत जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 और 5, 2 संख्या मैंने लिख दी और यहाँ पर कोई संकेत मुझे इसके अंदर भरना है। कौन सा, ये वाला कि ये वाला कि हमारे पास में ये वाला। इन संकेतों को क्या पढ़ते हैं मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो अब ध्यान से देखना कि 2 और 5 में बड़ा कौन सा है। ध्यान से देखिएगा 2 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, कौन बड़ा है, 5। तो हम लोग ये वाला जहाँ जो बड़ा होगा, याद रखिएगा जो बड़ा होगा उसकी ओर मुँह खुला रहेगा। याद रहेगा क्या, जो भी बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुला रहेगा और जो छोटा होगा उसकी ओर मुंह बंद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला निशान लगेगा, ये जिसकी ओर बड़ा, कौन बड़ा है, 5। तो अब इसको पढ़ेंगे कैसे, है ना। हम पढ़ेंगे 2 छोटा है, 2 छोटा है 5 से, ठीक है। अगर इसको ये निशान ऐसे होता, ऐसा, तो बड़ा कौन, 5, तो हम लोग इसको इस टाइप से लिखते हैं। तो क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ते कैसे, 5 है ना, यहाँ से यहाँ शुरू करेंगे। 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, ऐसे पढ़ेंगे। 5 बड़ा है 2 से। अगर हम लोग ऐसा संकेत होता 5 और इधर भी 5 होता तो हम लोग क्या पढ़ते, 5 बराबर है 5, है ना। 5 बराबर है 5 के, 5 बराबर है किसके, 5 के। तो ये संकेत थे, ठीक है। ये एक बार समझ लेना कि भाई संकेतों का क्या मतलब है। अब प्रश्न पे आ जाओ, अब प्रश्न पे आओ कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। ध्यान समझिएगा, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि 510 बड़ा है 201 से। सही बात है भाई, 510 तो 201 से बड़ा ही है। ये कह रहा है, इधर नीचे क्या कह रहा है, 510 जो है वो बराबर है 201 के। ये तो गलत बात है, ठीक है। ये कह रहे हैं 510 छोटा है 501 से, ये भी गलत बात है। सही कौन सा, 510 जो है वो 201 से बड़ा है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 510 जो है बड़ा है किससे, 201 से, है ना। 510 जो है वो बड़ा है किससे, 201 से। लिख दीजिए इसको, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन 14 हो गए हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा और निपटते हैं, थोड़ा क्वेश्चनों की स्पीड को, सॉल्व करने की स्पीड को बढ़ाते हैं थोड़ा, है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन कि ABC पूर्ण संख्याओं के लिए, ABC पूर्ण संख्याओं के लिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि आपसे कह दिया कि ABC पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं, ABC पूर्ण संख्याओं के लिए, ABC पूर्ण संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसके लिए, ABC पूर्ण संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ था, ऑप्शन को थोड़ा इधर लिख लेता ताकि सोल्व करने के लिए इजी रहेगा हमारे लिए। A भाग्या B भाग्या C बराबर A भाग्या B
भाग्या सी। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ था a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, और ऑप्शन डी दिया हुआ था a प्लस बी बराबर b प्लस a। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है ना। अब ध्यान में रखना एक बात इसमें आपको ध्यान में रखनी। क्या ध्यान में रखनी है? ध्यान सुनना कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती है। याद रखना क्या कि पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय, क्रम है ना, किसके लिए? योग एवं घटाव एवं गुणा के लिए, गुणा के लिए योग है ना, सत्य नहीं है, जोड़ घटाव और गुणा के लिए, जोड़ घटाव और गुणा के लिए क्रम विनिमय के लिए पालन करती है। ठीक है, क्रम विनिमय लिख दिया तो पालन करती है। क्या मतलब हुआ कि क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनना ध्यान से, अगर मैं पहले b और c का गुणा करके फिर a का गुणा करूं या a और b का गुणा करके फिर c का गुणा करूं, हमेशा वही संख्याएं आएगी। कैसे? देखो ध्यान से, है ना। एग्जाम्पल करके मैं आपको b वाला पहले सोल्व करवा देता हूँ। b वाले में हम लोग ले लेते हैं कोई भी संख्या, a बराबर हम लोग मान लेते हैं a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखना इधर कि मैं a कितना है आपके पास में, 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। जहाँ ब्रैकेट लगे लगा दो, इन दोनों पर ब्रैकेट है, इधर इन दोनों का ब्रैकेट। पहले इन दोनों का गुणा करो, 3 दूने 6, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, तो आपका आंसर इधर कितना होगा, 2 एकम 2 इंटू 3। तो यहाँ पर 6 बनेगा, तो इधर भी कितना बन रहा है, 6। तो ऑप्शन बी तो सही है। ठीक है, वैसे ही आप इनको अगर जोड़ दो, कैसे? 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3। एक की जगह 1 कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ लें, पहले इन दोनों को जोड़ के फिर जोड़ें। देखो ध्यान से, 2 और 3 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपके पास में 6, इधर कितना हो गया, 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 6। तो ऑप्शन सी भी सही है। अगर मैं a प्लस बी जोड़ूँ और b प्लस a जोड़ूँ तब भी ये सही है। तीनों 3 सही है। भाग वाले में क्या होता है, आपका b भी सही है, c भी सही है और d भी। भाग वाले में क्या होता है कि जैसे ही भाग में जाएंगे पूरा के पूरा बदल जाता है, पूरा पूरा क्या होता है, बदल जाता है। ध्यान में रखना। ठीक है, अगर आप मान रख करके भी देखोगे, पहले क्या करोगे कि 2 में 3 का भाग लगाओगे और फिर a का भाग लगाओगे तब भी उल्टा आएगा, और a का b में लगाओगे और फिर c का लगाओगे, है ना। 1 में 2 का लगाओगे फिर 3 का लगाओगे तो वो बदल जाएगा, तो मान एक जैसे आएंगे नहीं। तो ध्यान रखना क्या कि जोड़, बाकी और गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती है, केवल कहाँ नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहाँ नहीं करेगी आपके पास में, तो भाग के लिए नहीं करेगी। ठीक है, अगर माइनस वाला संख्या आ जाए पूर्ण संख्याओं में, याद रखना, अगर माइनस वाला मतलब कोई संख्या माइनस में बदल जाएगी तब भी पूर्ण में काउंट नहीं होती है। ठीक है, हम लोग और चर्चा करेंगे आगे, है ना, क्योंकि अभी प्रश्न करवा रहे हैं, ज़्यादा मैं डीपी नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन 15, चलिएगा, तो इसको आज ख़त्म करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, 15 हो गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ज़्यादा प्रश्न हो सके, कम से कम एक क्लास में 10 प्रश्न हो सके। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी और हम लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। मैं आपको बहुत बढ़िया कंटेंट दूंगा और हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा ना। ऐसा नहीं केवल प्रश्न करवा रहे हैं, ये देखो मैंने कर दिया, नहीं। मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है सीखना, हम मिल के करेंगे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।